सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही मस्त होंगे, चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो वीआईपी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, वो भी प्लांट टिश्यूज के ऊपर। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना जिनको टिश्यूज चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, तो इसीलिए मैं ना इस चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर रही हूँ। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स विद क्वेश्चंस के साथ बता रही हूँ, इस सेशन में बताने भी वाली हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाओ और इसके डायग्राम्स अगर इसमें कोई भी होंगे तो वो भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। तो कोई भी ये क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। मेक श्योर कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको अटेंड करो। और पूरे सेशन के क्वेश्चंस को ना मैंने 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। पहला लेवल है इजी वाले क्वेश्चंस का, कि हम थोड़ा फ्लेक्स मारेंगे, हमको आते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद थोड़े मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस है, और एट लास्ट में मैंने ऐसे हार्ड क्वेश्चंस और हार्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं, तो मैंने उन्हीं से ही वो क्वेश्चंस निकाले हैं। तो वो क्वेश्चंस जानने के लिए सेशन में एंड तक बने रहना। चलो, तो हम अब मस्त सा अपना फ्लेक्स मार करके अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम ले लेते हैं थोड़ा सा डोज ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि भाई डोज ऑफ मोटिवेशन इसीलिए ज़रूरी हो जाता है ना कि हमें पढ़ाई करनी है। मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है हमारा, किस में मन लग रहा है फिर? भाई खेल कूद में। तो भाई वो खेल कूद तो सही है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपके लिए ये है डोज ऑफ मोटिवेशन। तो क्या बोल रहा है हमारा डोज ऑफ मोटिवेशन? एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। एग्जैक्टली एल्बर्ट आइंस्टाइन के वर्ड्स हैं। अगर आप मिस्टेक्स करते भी हो तो इट्स ओके, ठीक है। जो चीज आप नई सीख रहे हो तो उसमें जायज है कि आप थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो करोगे ही करोगे, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपसे मिस्टेक्स हो भी रहे। मिस्टेक्स बहुत नॉर्मल होती हैं, इससे आप पता चल रहा है कि आप चीजें सीखने की ट्राई कर रहे हो। बस ये है कि जब आप वो चीज दोबारा से पढ़ो या प्रैक्टिस करो तो आपसे वही सेम मिस्टेक वापस से रिपीट ना हो, तब वो मिस्टेक नहीं कहलाई जाती है, ठीक है। इसीलिए ये बोला गया है आपसे, जब भी प्रिपरेशन किया करो तो अपने मिस्टेक्स पे बहुत ध्यान दिया करो। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ पे किस प्लेस पे मिस्टेक्स कर रहे हो। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हम सबसे पहले अपने इजी वाले मोड्स पे आएंगे, जिसमें मैंने आपके क्वेश्चंस इजी वाले रखे हैं। तो मुझे बताना कि क्या होगा इसका आंसर। नेम द प्लांट टिश्यू फाउंड इन द हस्क ऑफ कोकोनट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्टिफनेस। अब हमें पता है कि प्लांट टिश्यू में जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है वही हमारे डेड सेल्स से बना हुआ होता है। ये किससे बना होता है? डेड सेल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। और यही स्क्लेरेनकाइमा आपके ऐसे चीज़ों में हस्क, जो हस्क होती है, हस्क मतलब कोकोनट का जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, आउटर कवरिंग, वो स्क्लेरेनकाइमा से ही बना होता है। वो डेड सेल्स होते हैं आपके हस्क में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? डेड सेल्स। और ये किसमें? आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट होती है, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ठीक है। और ये जूट में भी प्रेजेंट होता है। जो जूट होता है ना, जूट की जो आउटर कवरिंग होती है वो भी आपकी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बनी होती है। फ्लैक्स जो होता है वो भी उसकी भी आउटर कवरिंग स्क्लेरेनकाइमा की होती है। हस्क होता है एक सब्सटेंस आपका, जैसे कोकोनट, जूट, हस्क, फ्लैक्स, ये सब चीज़ें क्या है ना, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बनी हुई है, क्योंकि ये सारी क्या है ना, हार्ड चीज़ें हैं, आपकी हार्ड सेल्स हैं, हार्ड सेल्स से बने हुए हैं। और ये स्टिफनेस किस वजह से आती है? ये स्टिफनेस आती है लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से। लिग्निन एक टाइप का सब्सटेंस है जो इन सबको क्या प्रोवाइड करता है? स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। स्टिफनेस मतलब वो हार्ड होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, टूटते नहीं हैं, वो बचे रहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। तो ये सारे आपके जो आपने देखे, हस्क देखा, फ्लैक्स देखा, जूट और कोकोनट, ये सब किस टिश्यू से बने हुए हैं? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। और इनमें स्टिफनेस किस वजह से आती है? लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। किसकी डिपोजिशन की वजह से? लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से इनमें क्या आती है? स्टिफनेस आती है। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन लीड्स टू द स्टिफनेस ऑफ द
of these substances. Give one way in which it differs from the parenchymatous cells. अब आपको एक ऐसा डिफरेंस बताना है जिससे ये पेरेंकाइमा सेल्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंस भाई क्या होता है, हमें पता है कि पेरेंकाइमेटस सेल्स क्या होते हैं, पेरेंकाइमा सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे, जबकि जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो पेरेंकाइमा की वॉल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा की थिक वॉल्ड होती है, मोटी होती है लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से, और वो डेड सेल्स होते हैं। तो दिस वाज द सिंपल सा बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेरेंकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। चलो आई होप सबको ये समझ में आया होगा, इजी पीजी वेरी इजी सा क्वेश्चन। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले तो मुझे इसी का ही आंसर दे दो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं। बताओ बताओ बच्चों, मैंने आपको स्प्रिंट में, प्लांट टिश्यू के स्प्रिंट में बताया है कि परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, दो टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं हमारे, कौन कौन से, देखो दो टाइप के, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। जो सिंपल होते हैं वो होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब उसने आपसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पूछे, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जालिमा, आप लोगों के कहने पे जाइलम, ठीक है, और एक होते हैं फ्लोएम, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। जबकि जो ये जाइलम होता है, अरे ये जो जाइलम होता है ये किसमें हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर में, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है। जबकि फ्लोएम हमारा किस चीज में हेल्प कर रहा होता है, कोई बता सकता है मुझे? यस, फ्लोएम हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कंडक्शन ऑफ फूड इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है क्या हमारा फ्लोएम, और जाइलम किस में हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ मिनरल्स में। अब दो डिफरेंसेस बताने हैं वो भी फंक्शनल वाले, तो फंक्शनल पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जाइलम हमारे डेड सेल्स, मोस्ट ऑफ द जाइलम के सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं एक्सेप्ट द जाइलम पेरेंकाइमा, ठीक है। जहां पर भी पेरेंकाइमा वर्ड आ जाता है समझ जाओ लिविंग टिश्यू, लिविंग सेल होगा वो। तो जाइलम पेरेंकाइमा को छोड़ करके हमारा जो जाइलम होता है वो पूरा का पूरा डेड सेल से बना हुआ होता है। जबकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में जितने भी सेल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं एक्सेप्ट द जाइलम फाइबर्स, सॉरी फ्लोएम फाइबर्स। जो फ्लोएम के जो फाइबर्स होते हैं बस सिर्फ वो और क्या था डेड सेल से बने हुए होते हैं एग्जैक्ट, अदरवाइज जितने भी सेल्स होते हैं फ्लोएम में वो सब लिविंग होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा लिविंग सेल है कौन सा डेड सेल है, तो लिविंग सेल में हमेशा पेरेंकाइमा लगा हुआ होता है, उसके वर्ड में ना पेरेंकाइमा लगा हुआ होगा, और जहां पर भी आपको फाइबर दिख जाए मतलब समझ जाना कि वो डेड सेल है, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया ये याद करने का कि आप जनरली भूल जाते हो कि कौन सा कॉम्पोनेंट जाइलम का डेड है कि लिविंग है। तो जाइलम फाइबर्स हमेशा, जाइलम पेरेंकाइमा हमेशा लिविंग होगा और फ्लोएम फाइबर्स हमेशा डेड सेल्स होते हैं। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस। जाइलम कंडक्ट करता है सैप मतलब वाटर और मिनरल्स को, फ्लोएम कंडक्ट करता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट या फिर न्यूट्रिएंट्स को। कंडक्शन मोस्टली क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब रूट से हमेशा वाटर पूरे प्लांट तक जाएगा, कभी भी लीव्स से वाटर बैक नहीं होता है, लीफ से वाटर कभी भी रूट्स तक नहीं जाता है, रूट्स से पानी लीव्स तक जाता है। इसीलिए जाइलम में जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है, जबकि फ्लोएम में जो डायरेक्शन होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है, क्योंकि लीव्स से वो खाना रूट्स तक भी जा सकता है, रूट्स से वो स्टेम्स तक भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो ये था दो फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड द फ्लोएम।
आई होप सबको ये समझ में आया होगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है हमारी मीडियम से क्वेश्चंस। अब ना मीडियम वाले ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 3 मार्कर्स क्वेश्चन बनाते हैं, और जो ये आपके मैंने आपको इजी वाले क्वेश्चंस बताए, ये आपके 2 मार्कर वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, जिनमें आपको 1 से 2 लाइन लिखनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, वो आपके इजी पीजी वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। लेकिन जो मीडियम वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके होते हैं 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चन, जिसमें आपका 2-3 क्वेश्चन एक साथ मिलाकर के वो आपसे मैम पूछ लेंगी, या फिर आपको कोई डायग्राम लेवल का क्वेश्चन दे करके उससे आपका फंक्शन रिलेटेड पूछ लेंगी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मीडियम वाले क्वेश्चंस ना 3 मार्क्स में आ सकते हैं आपके। तो इन मीडियम वाले क्वेश्चंस को ना 3 मार्कर्स के माइंड में ये रख के सोचना कि इसमें हमको 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा नेम 4 इकोनॉमिकली important plants fibers derived from the sclerenchyma and why they differ in durability and softness। तो कोई मुझे बता सकता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि हमारे 4 इकोनॉमिकली प्लांट्स कौन कौन से होते हैं जिनके फाइबर्स हम यूज करते हैं। यस एग्जैक्टली, सबसे पहले तो हमारा कोकोनट आता है, ठीक है। अरे उधर क्यों चला गया। सबसे पहला क्या आता है, कोकोनट। दूसरा आता है फ्लैक्स। थर्ड आता है हेम्प, और फोर्थ आता है जूट। ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं ना, ये सब स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स से। और ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे क्या है? हमारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर्स हैं जो हम अपने कमर्शियल यूज में यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सारे डिफर कैसे करते हैं ड्यूरेबिलिटी में, मैं बताती हूँ। देखो, ये जो कोकोनट और जूट होता है ना, इनमें लिग्निन की डिपोजिशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत एक्सेस अमाउंट में होती है। क्या होती है? बहुत एक्सेस लिग्निन डिपोजिशन होता है। लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है वो कोकोनट में और जूट में सबसे ज्यादा एक्सेस होता है। इसीलिए अगर इनमें पानी पड़ जाता है ना, तो ये इनकी जो फाइबर्स होते हैं वो खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। पानी की वजह से इनके फाइबर्स खराब हो सकते हैं। तो लिग्निन एक्सेस लिग्निन डिपोजिशन की वजह से कोकोनट और जूट ना बहुत हार्ड होते हैं। जबकि आपके जो फ्लेक्स और हैम्प होते हैं ना, ये आपके क्लोथिंग मटेरियल में यूज होते हैं। किस मटेरियल में? क्लोथिंग मटेरियल में। और इनमें ना लिग्निन का डिपोजिशन थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू द कोकोनट और जूट, ठीक है। कोकोनट और जूट के कंपैरिजन में फ्लैक्स और हैम्प में ना मतलब लिग्निन का डिपोजिशन कम होता है, जिसकी वजह से उनमें थोड़ी सी टफनेस जो होती है, वो टफ हार्डनेस जो होती है वो नहीं होती है, कम हार्ड होते हैं। और इसी वजह से उनको हम क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए यूज करते हैं, क्लोथिंग में यूज करते हैं। देखो, ये 4 हो गए, फ्लैक्स, हैम्प, जूट एंड कोकोनट। डिफर कैसे करते हैं? क्योंकि एक्सेस ऑफ डिपोजिशन जो होता है वो कोकोनट और जूट में ज्यादा होता है, इसीलिए वो प्रोन भी होते हैं वेटिंग के। वेटिंग मतलब अगर पानी उसमें चला गया तो खराब। जूट का जो बोरा हम यूज करते हैं, अगर वो गीला हो जाता है तो खराब हो जाता है कि नहीं, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, वैसे ही। जबकि जो फ्लैक्स और हैम्प होते हैं ना, ये ड्यूरेबल क्लॉथिंग में यूज होते हैं। मतलब आप इनको गीला भी कर दोगे तो इनके फाइबर्स खराब नहीं होंगे, क्योंकि लिग्निन ना पानी से खराब हो जाता है। तो लिग्निन इनमें जो लिग्निन की डिपोजिशन होती है वो थोड़ी सी कम होती है, अमाउंट ऑफ लिग्निन कम होता है, इसी वजह से ये क्लोथिंग में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आया समझ में? इजी था, वेरी इजी था। आई नो यार, सब पढ़ के आया तभी तो इजी लग रहा है। चलो, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू? तो ये आंसर तो मुझे तुम लोग ही बताओगे कि कॉर्क को हम प्रोटेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते। किसी को पता है इसका आंसर क्या हो सकता है? सोचो क्या हो सकता है। चलो मैं बताती हूँ। तो कॉर्क ना प्रोटेक्टिव लेयर इसीलिए काम करता है क्योंकि कॉर्क भी हमारा डेड लेयर से ही बना होता है, फिल्ड विद टैनिन्स, रेजिन, एयर एंड इम्परमिएबल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। जैसे उसमें लिग्निन की डिपोजिशन थी, कॉर्क में सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। किसकी? सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है, यह ठीक है। और डेड सेल से बना हुआ होता है, इम्परमिएबल टू H2O, ठीक है, इम्परमिएबल टू वाटर
प्रोटेक्टिव होता है क्योंकि हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है। टेनिन्स और रेजिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना होगा टेनिन और रेजिन हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं, और इनमें ना इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती हैं, बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती हैं। इसीलिए ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ट्री को, प्लांट को बाहर के इन्वायरमेंट से, कोई माइक्रोबियल अटैक से, कोई एयर अटैक से या किसी वाटर के अटैक से ये कॉर्क प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि इसमें सुबेरिन की डिपोजिशन होती है जो कि इम्परमिएबल होता है एयर, वाटर और बाकी सारे माइक्रोबियल एजेंट्स के, इसीलिए कॉर्क को प्रोटेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो कम से कम 2 पॉइंट्स तो इस तरीके से अपने एग्जाम में लिख करके आना अगर ये 3 मार्कर क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। और कोई मुझे बताएगा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहला सेल जो देखा था वो किसका था? यस, कॉर्क सेल ही था वो भी, और कॉर्क सेल हमारा डेड सेल था। तो कॉर्क सेल डेड सेल ही तो होते हैं, वो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन इफ एपिकल मेरिस्टेम इज डैमेज्ड और कट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर एपिकल मेरिस्टेम कट या डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा। अब एपिकल मेरिस्टेम हमको पता है, मेरिस्टेम का काम क्या होता है? सेल डिवीजन परफॉर्म करने का। एक प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम रूट में और एक प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम स्टेम में। ठीक है, रूट से भी अगर एपिकल मेरिस्टेम हटा दोगे और स्टेम से भी अगर हटा दोगे तो प्लांट जो होगा वो सेल डिवीजन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। प्लांट सेल डिवीजन विल बी halted, will be stopped, या stopped, क्या हो जाएगा? will be halted। अगर आप एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है? सेल डिवीजन, सेल की ग्रोथ करवाना, सेल डिवीजन करके सेल की ग्रोथ करवाना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो सेल की ग्रोथ करवाने का काम क्या करता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब अगर ये एपिकल मेरिस्टेम को आप रूट या शूट की टिप से हटा दोगे तो भाई ना रूट ग्रो कर पाएगी ना प्लांट की हाइट बढ़ पाएगी। तो भाई हाइट बढ़ाने में यही तो काम करते हैं। तो एट द एंड क्या होगा? इफ एपिकल मेरिस्टेम इज डैमेज्ड और कट द प्लांट विल नॉट ग्रो। ठीक है, उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? अगर कॉर्क इज नॉट फॉर्म्ड इन द ओल्डर स्टेम्स और रूट्स तो क्या होगा? अभी हमने पढ़ा कॉर्क क्या होता है? कॉर्क क्या होता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो अगर कॉर्क ओल्डर स्टेम्स में नहीं प्रेजेंट होगा, तो वो ओल्डर स्टेम्स को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। इससे क्या होगा? जरा सी भी आंधी तूफान, हवा, पानी, माइक्रोब एजेंट, फंगस वगैरह वो ट्री के ऊपर ग्रो करने लगेंगे और ट्री के अंदर के जो टिश्यूज और सेल्स होंगे उसको क्या करने लगेंगे? खराब करने लगेंगे। एक बात बताओ, जो स्किन होती है हमारी, स्किन क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है, हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है। तो अगर आप स्किन को हटा दोगे तो अंदर के ऑर्गन्स आपको दिखने नहीं लगेंगे। स्किन हटा दोगे अंदर की चीजें दिखने नहीं लगेंगी, जिससे हमको माइक्रोबियल अटैक बहुत इजीली हो सकता है। एयर से भी हमको नुकसान हो सकता है, वाटर से भी नुकसान हो सकता है। ऐसे ही प्लांट्स में अगर आउटर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होगा, कॉर्क नहीं प्रेजेंट होगा, तो बाहर के जो टिश्यूज होंगे वो रप्चर हो जाएंगे। रप्चर कैसे हो जाएंगे? क्योंकि प्लांट क्या है? अपनी मोटाई, गर्थ को इंक्रीज कर रहा है। किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। तो लेटरल मेरिस्टेम बहुत सारी ग्रोथ करने की वजह से ना उसके अंदर के सारे टिश्यू क्या हो जाएंगे? एक्सपोज हो जाएंगे, which leads to the desiccation and infection। desiccation का मतलब सड़ना किसी चीज का। तो कॉर्क क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टिश्यूज को। ठीक है, कॉर्क नहीं होगा तो आउटर टिश्यूज जो है धीरे धीरे करके बढ़ने की वजह से रप्चर हो जाएंगे प्लांट के, ब्रेथ इंक्रीज करने की वजह से, जिसकी वजह से उसके प्लांट के अंदर के पार्ट्स विजिबल हो जाएंगे, जो कि रप्चर, इन्फेक्शन, डेसिकेट दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर नॉट कॉम्पैक्टली पैक्ड। अगर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो हैं, एपिथेलियल टिश्यू, अब हमें पता है भाई टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स ओनली, अगर वो कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है, मतलब आसपास पैक्ड नहीं है, तो क्या होगा? लॉट ऑफ डैमेज हो सकता है इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट से। इफ दे आर नॉट कॉम्पैक्टली पैक्ड द सेल्स में divide rapidly to replace the damaged surfaces that get off।
ठीक है। अब क्या होगा भाई, एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है, रिप्लेस करना डैमेज सेल्स को। भाई अगर वो ही हट जाएगा तो इन्वायरमेंट की वजह से जो भी डैमेज सेल्स होंगे उनको बार बार रिपीटेडली वो हटाता रहेगा, तो एक टाइम पे आकर के वो भी खुद भी खराब हो जाएगा और पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखा ये क्वेश्चन कैसे आ रहा था आपका, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को अक्सर आप प्रिपेयर करके नहीं जाते हो, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है आपको कि मतलब एक क्वेश्चन में ऐसे 3 क्वेश्चन आए तो आप लिख सको, किस तरीके से आंसर लिखना है मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट अपना। अब ये आ गया हमारा हार्ड वाला पार्ट भाई। अब ये हार्ड वाले पार्ट में ना आपके वो 5 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपके 5 मार्क्स में भी आएंगे, और इसमें आपको मे भी हो सकता है डायग्राम बनाने की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाए। तो इसमें मैंने ऐसे डायग्राम इंक्लूड करे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इनको इग्नोर करके मत जाओ। तो देखो भाई, अगर इग्नोर करा तो जिम्मेदारी आपकी, मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई। फिर मैम से आकर के मत बोलना मैम मुझे नंबर चाहिए थे, मैम ने मुझे नंबर नहीं दिए, मैं तो इतना अच्छा लिख के आया था। भाई जरूरी नहीं होता ना हर चीज लिखावट होती है, लिखना ही जरूरी नहीं होता है। कभी कभी आप लिख के तो बहुत अच्छा आते हो, लेकिन उसमें पूछा आपको डायग्राम जाता है, बना के वो आते नहीं हो। आपको लगता है कि हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, लिख करके ज्यादा आ जाएंगे तो मैम खुश हो जाएंगी। भाई मैम सिर्फ डायग्राम से खुश होती है, बायो की मैम हमेशा डायग्राम से ही खुश होती है। देखो मैं तुमको एक सीधा सा फैक्ट बता रही हूँ। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ फ्लोएम एंड लेबल इट्स पार्ट। हमें फ्लोएम का सेक्शन बनाना है, सेक्शनल कॉलम बनाना है कि फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं, काम करते हैं हम। सब लोग मेरे साथ बनाओगे, ठीक है, कोई भी ऐसा घपला नहीं करेगा मैम के साथ। ठीक है, नो घपले, नो घपला प्लीज। सॉरी। ठीक है भाई, इजी तो है यार, डायग्राम ब्लॉक ब्लॉक ही दिख रहा है मुझे तो बनाने के लिए, और कुछ तो दिख नहीं रहा है इसमें मुझको यार, है ना। कोई नहीं, तब तो ये डायग्राम इजी है ना। अब मैम आप क्या इजी इजी से डायग्राम लेकर के आए हो, है ना मैम। भाई इजी डायग्राम है तो अच्छी बात है, डायग्राम इजी है तो तुम लोग को बनाने में दिक्कत नहीं होगी ना। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं हम। ठीक है, इसमें बना दिया हमने ये। ठीक है, और इसके अंदर का बना देते हैं हम ग्रीन कलर से। ठीक है, दिख रहा है सबको, ऐसे ही बनाना है। सब लोग अपनी नोटबुक में बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, कि मैम ही सिर्फ बना रही हैं बेचारी। ये रहा हमारा डायग्राम, किसका, फ्लोएम का। ठीक है, बाकी बचा हुआ पार्ट हम बीच में बना देते हैं। एक काम करते हैं, किससे बनाए, रेड से बना देते हैं। ठीक है, या आप अपनी पेंसिल से भी बना सकते हो। ठीक है, वैसे कोशिश करके पेंसिल से ही बना करके आना। पेंसिल से क्या है कि अगर गलती हो भी गई तो तुम लोग का डायग्राम थोड़ा सा साफ सुथरा हो सकता है, इन केस कि अगर तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी है डायग्राम में तो। ठीक है, बन गया ये। ठीक है, इसी तरीके से डायग्राम पूरा सेक्शनल का आपको बना करके आना है, और बाकी मेंशन कर देना। चलो मैं मेंशन कर देती हूँ आपके। ये हो गया आपके सीव ट्यूब के एलिमेंट्स, सीव ट्यूब। ठीक है, ये हो गया फ्लोएम पेरेन्काइमा। हाँ, फ्लोएम पेरेन्काइमा कौन से सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये हो गए हमारे कंपेनियन सेल्स, और ये हो गया सीव का पोर। ठीक,
तो यही था हमारा फ्लोएम टिश्यू का सेक्शनल व्यू, जो कि हमको नीट लेवल डायग्राम बनाना था और उसके पार्ट्स को लेबल करना था। तो कुछ नहीं बनाना है, ऐसे डब्बे डब्बे से बनाने हैं, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, फिर उसके पार्ट्स को ऐसा मेंशन करके आ जाना। तुम लोग कोशिश करके ना पेंसिल से ही बना करके आना। तो पेंसिल से अगर इनके हिसाब से गड़बड़ भी होगी तो आप उसको रफ करके थोड़ा सा नीटली बना सकते हो, साफ सुथरा कर सकते हो। वैसे मेरा डायग्राम भी नीट है, कोई मेरे डायग्राम पे हंसेगा नहीं, गलती से भी नहीं हंसेगा भाई, समझे। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में एपिडर्मिस का क्या रोल होता है। अब हमें पता है कि एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर होती है। तो आउटर लेयर होने की वजह से वो क्या करती है भाई, हमारी आउटर लेयर क्या है, स्किन है, तो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो भाई एपिडर्मिस भी क्या करेगी, प्रोटेक्ट ही करेगी सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को, ठीक है। जो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी वैक्सी सिक्रीशन करते हैं, क्यूटिकल वैक्सी कोटिंग होती है कि नहीं होती है, जो क्या करते हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं, वाटर रेजिस्टेंट लेयर सिक्रीट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, जो कि पानी के लॉस से कभी कभी बचाता है और मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। तो ये जो एपिडर्मिस है ना, कभी कभी एक वैक्सी कोटिंग सिक्रीट करते हैं। वो वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होने की वजह से लीव्स में वाटर लॉस थोड़ा सा कम हो जाता है और की वजह से पानी की कमी नहीं होती प्लांट्स में, और ये मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। मैकेनिकल इंजरी मतलब अब अगर आप प्लांट को तोड़ने के लिए जाते हो तो कुछ गीला गीला सा नहीं निकलता है उसमें से, और प्लांट इजीली टूटता भी नहीं है, उसकी स्टेम इजीली टूटती भी नहीं है। तो ये किसकी वजह से होता है, एपिडर्मिस की वजह से। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे तो ऑब्वियस सी बात है, जो बाहर वाले एजेंट्स होंगे, माइक्रोबियल एजेंट्स होंगे, फंगस होगा, इन सब से क्या प्रोटेक्ट करता है, कौन, आपका एपिडर्मिस। तो तीन फंक्शंस क्या हो गए, प्रोटेक्शन का फंक्शन हो गया, वाटर लॉस से प्रिवेंशन का फंक्शन हो गया, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फंगस से तीसरा फंक्शन हो गया। तो ये था पूरा एपिडर्मिस के बारे में, पूरा मतलब आपको अगर ये 3 मार्कर क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे लिख करके आना, 5 मार्कर क्वेश्चन में आएगा तो आप अपने मन से थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा सकते हो। मैंने बता दिया कि ये करता क्या है, ठीक है। आप उसमें इनके उसका स्ट्रक्चर लिख करके आ जाना, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतना सा लिख करके भी आओगे तो उसमें मैम मार्क्स नहीं देंगे आपको, दे तो देंगी भाई मार्क्स। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करने, कोई मुझे बता सकता है परमानेंट टिश्यू किस टाइप का टिश्यू होता है। हमने 2 टाइप के टिश्यूज पढ़े हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं हमारे, दूसरे भाई परमानेंट टिश्यूज होते हैं, हमने पढ़ाई है क्या, दूसरे क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी लैक होती है, लैक सेल डिवीजन कैपेसिटी, क्योंकि इन लोगों ने ना, इन सेल्स ने ना अपनी सेल की स्पेशलाइजेशन कर लिया, सेल डिफरेंशिएशन कर लिया है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि ये सेल्स ऐसी तरीके से डिवाइड होकर के स्पेशलाइज्ड हो गए। मतलब हमारे जैसे बॉडी में हर एक सेल का काम अपना अपना अलग अलग होता है कि मस्कुलर नर्वस सेल्स क्या परफॉर्म करेंगे, मस्कुलर टिश्यूज के जो सेल्स होंगे वो क्या परफॉर्म करेंगे। वैसे ही प्लांट में जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना, इनके जो सेल्स होते हैं इन्होंने एक स्पेशलाइजेशन ले रखी होती है। और ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम हमारा क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, जबकि फ्लोएम हमारा क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो थिक होती है, क्या होती है, थिक सेल वॉल्स होती है कंपैरेटिवली, और वेल डेवलप्ड होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कंपैरिजन में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मेन फंक्शन होता है डिवीजन करने का। डिवीजन की वजह से उनकी सेल वॉल्स होती है वो पतली होती है, थिन होती है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में कोई सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, इसीलिए इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। न्यूक्लियस भी काफी बड़ा सा होता है और वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को सिर्फ सेल डिवीजन का काम होता है। उनको सेल को डिवाइड करना होता है, नंबर बढ़ाने होते हैं, उनको कोई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन परमानेंट टिश्यू को क्या, उनको कंडक्शन का काम करना होता है, तो उनको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दे लैक द पावर ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस बड़ा सा होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं और थिक सी सेल वॉल होती है। और इनमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो है लैक द पावर ऑफ सेल
डिवीजन। अगर आप ना परमानेंट टिश्यू को कंपेयर करके पढ़ोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के साथ तो इजी रह जाएगा याद करने में, कंसेप्ट को समझने में, और कोशिश करके ना इसको डिफरेंस में टैबुलेट फॉर्म में ही लिख करके आना। अगर डिफरेंस आए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ऐसे ही लिख करके आना। मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंस में भी आ सकता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दोनों ही देख करके जाना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन, जिसमें मैंने सारे आपके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए थे प्लांट टिश्यूज से, जो आपके आने के चांसेस बहुत 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 हैं। तो मेक श्योर आप इन सब क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ। अगर आपको ये सेशंस पसंद आया हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल मत भूलना। और इन केस अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड प्रेजेंटेशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये है टेलीग्राम का लिंक जो कि आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उस चैनल से ना आपको ऐसे सेशंस जो मैं ले रही हूँ उससे रिलेटेड आपको सारे नोट्स आपको वही सेशन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मज़ा आया पढ़ करके? मुझे तो बड़ा मज़ा आया तुम लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, तुम लोगों से बात करके। तो मेक श्योर कि आप क्लास 9th के इस वेदांतु के नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, जिसमें आपको पर्टिकुलरली क्लास 9 का सारा एकेडमिक कंटेंट मिलने वाला है। तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और ये आपके सारे फेवरेट मास्टर्स टीचर का अपना अपना शॉर्ट्स का चैनल है, जिसमें वो 60 सेकेंड्स, क्या भाई 60 सेकेंड के अंदर अंदर वो आपका सारा एकेडमिक कंटेंट रिवाइज कराएंगे, ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपका सिलेबस थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों को प्रिपेयर करने में। तो मेक श्योर आप इन सारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दो। तो हम फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय।